है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इस फ्रीक्वेंसी पर इस समय आप जुड़े हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारे नियमित कार्यक्रम किसान की बात के साथ। किसान की बात के साथ आप जुड़े हैं और हम आपके साथ जुड़े हैं। मैं रजत और मेरे साथ हैं रजनी। स्वीकार कीजिए हम दोनों का सस्नेह अभिवादन और नमस्कार। नमस्कार रजनी, गर्मी का मौसम है, बाहर लू के थपेड़े चल रहे हैं और जिस तरह कमोबेश गर्मियों ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है, ये मौसम विज्ञानियों का भी कहना है और हमारे आम जनों का भी, कि मौसम बहुत तेजी से और बहुत जल्दी परिवर्तित हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तक हम बात कर रहे थे शीतलहर की, बारिश की, कहीं कहीं ओले भी पड़ रहे थे, कहीं कहीं फ्लड की कंडीशन भी हो गई थी। अब बात कर रहे हैं लू की। ऐसे में जो सबसे उपयोगी फसल कही जाती है, सबसे उपयोगी सब्जी मानी जाती है, वो है प्याज और इसकी सहयोगी लहसुन। कहा जाता है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो प्याज जरूर खाएं, लू से बचना चाहते हैं तो प्याज जरूर खाएं। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। प्याज और लहसुन की खेती का ये समय है और क्या क्या समसामयिक कार्य इन दोनों की फसलों के बीच हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं पूसा संस्थान से प्रधान वैज्ञानिक, शाकीय विज्ञान संभाग, डॉक्टर अनिल खार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और स्वागत आप सभी का, क्योंकि ये फोन इन प्रोग्राम है तो बता दें कि आप सीधे हमसे, हमारे विशेषज्ञ से मुखातिब हो सकते हैं अपने सवालों के साथ, अपनी जिज्ञासा के साथ। प्याज और लहसुन पर समसामयिक कार्यों पर जो भी आपकी जिज्ञासा आपके जहन में आती है बात कर सकते हैं। फोन नंबर रहेगा 23421081 23421081। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है लगाना ना भूलें। 011 विल बी द STD कोड अगर आप दिल्ली से बाहर से डायल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और थोड़ा सा बात करते हैं प्याज पर। हम अमूमन कई बार चर्चा करते रहे हैं, बतौर विशेषज्ञ आप भी कई बार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। कई पहलुओं पर हमने प्याज और लहसुन दोनों पर बात की है। डॉक्टर साहब, आज थोड़ा हटकर शुरुआत करना चाहते हैं जी। ये समसामयिक कार्यों पर नहीं है, ये प्याज के आधार पर है, इसके आधारभूत पहलुओं पर है जो इसके आयात और निर्यात से संबंधित है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि भारत प्याज और लहसुन दोनों में क्रमशः कौन से स्थान पर है उगाने और लगाने के मामले में, और फिर कितनी जरूरतें हैं दुनिया भर की और देश की हम पूरी कर पाते हैं अपनी फसल के आधार पर। ये सबसे पहला सवाल आज। अगर हम देखें तो जो प्याज है, जो हमारा भारत देश है, लगाने में, मतलब जो ज़मीन है हमारी लगाने में, हम नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे चाइना है जी प्याज में। वैसे ही लहसुन में भी चाइना नंबर 1 पे है और हम नंबर 2 पे है।
जैसे हम बात कर रहे हैं कि आयात और निर्यात के लिए, तो हम निर्यात करते हैं प्याज का, बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे आपका अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, श्रीलंका हो गया, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय ज़्यादा बसे हुए हैं, वहाँ पर जो भी हमारे नज़दीक के हैं वहाँ पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। हम यूरोप या यूएस वहाँ पर हम एक्सपोर्ट अभी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो प्याज है वो तीखा रहता है और गहरे लाल रंग का रहता है। तो अगर आप यूरोप में, अगर आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ पर एक बार कमी आ गई थी प्याज की, तो हमने बाहर से प्याज मंगवाया था, जो बहुत ही बड़ा रहता है और पीले रंग का रहता है, पीले या थोड़ा सा ब्राउन रंग का रहता है। उनकी जो मतलब जो बाहर वाले यूरोप या यूएस में है, उनको बहुत बड़ा प्याज चाहिए होता है, और क्योंकि वो सीधे खाते हैं, वो उसको मतलब जैसे आप बोलते हैं कि सब्जियों में डालने के उसमें इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि हमारे भारतीय किचन में तो खास करके प्याज और लहसुन के बिना तो हमारे घर की सब्जियां अधूरी सी हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज ये जानना चाहेंगे हमारे श्रोता कि प्याज और लहसुन ये दोनों ही रबी सीजन की फसलें हैं, और इस मौसम में जब तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस समय खेतों में किसानों को अब क्या करना चाहिए? इस समय तो ऐसा है कि क्योंकि एकदम से जो गर्मी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। तो जब गर्मी बढ़ जाती है, अगर आप देखेंगे हमारे देश को ट्रॉपिकल कंट्री बोला जाता है, जहाँ पर बहुत और जहाँ पर ज्यादा गर्मी होता है वहाँ पर ज्यादा कीट और ज्यादा फफूंदी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अगर किसान देखेंगे इस टाइम, जो अगर आपके मतलब जो पौध है वो लगेगा बहुत ज्यादा ग्रीन है, लेकिन 3-4 दिन में जो गर्मी बढ़ गई तो आप देखोगे कि मैक्सिमम उसमें डिजीज और मैक्सिमम उसके थ्रिप्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस टाइम जो किसान है, एक तो उनको पानी देना है अच्छी तरह से अपने खेत में, और उसके अलावा फफूंदी नाशक और कीटनाशक है वो 15 या 20 दिन में एक बार स्प्रे करना बहुत ही जरूरी है। ये इसका ध्यान उनको रखना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ज्यादातर किसान इस समय क्या प्याज और लहसुन की खुदाई भी कर रहे हैं, या सिर्फ अभी बहुतों के फसल अभी भी खेत में ही है? अगर हम इसको लेते हैं लहसुन को, तो लहसुन की अब जो खुदाई शुरू हो चुकी है लहसुन की उत्तर भारतीय क्षेत्र में। और जो प्याज है, कुछ लोग तो निकालना शुरू कर गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का लगा है प्याज आपका एंडिंग अप्रैल तक या फर्स्ट वीक का 15 मई तक निकलता रहे। तो बहुत लोगों ने जिन्होंने जनवरी में लगाया है वो अभी उनके 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए, वो अभी पूरा ये अप्रैल का महीना पूरा रहेगा और मई का आधा 15 मई तक आपकी फसल अभी चलती रहेगी। तो जिन किसान भाइयों ने प्याज को अक्टूबर नवंबर के माह में लगाया होगा, वो इस समय प्याज की खुदाई कर सकते हैं? नहीं, अक्टूबर नवंबर में प्याज जो अगर उत्तर भारतीय क्षेत्र में लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि बीच में बहुत टेम्परेचर नीचे चला जाता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्याज में बोल्टिंग होती है। बोल्टिंग मतलब उसमें फूल आ जाते हैं, और अगर वो बोल्टिंग हो गई, या कहीं डंठल बोलते हैं, कहीं और अलग अलग नाम देते हैं किसान, वो आप प्याज जो है बाजार में बेच नहीं सकते हो, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं मिलता, वो अनमार्केटेबल हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम अगर आप देखेंगे उत्तर भारत में प्याज और लहसुन मैक्सिमम, मतलब आप समझ लो कि 60% प्याज जो है सर्दियों में ही लगता है। मतलब आप तो मैक्सिमम किसान जो आपके जनवरी में या दिसंबर के एंडिंग में लगा लेते हैं, ताकि उनको बोल्टिंग का सामना ना करना पड़े। जैसे हमारी बात हो रही थी कि जो महाराष्ट्र वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में टेम्परेचर डाउन नहीं जाता है, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री पहुंच जाता है, महाराष्ट्र में 20-25 डिग्री रहता है। इसीलिए महाराष्ट्र के किसान 3 टाइम लगाते हैं प्याज। वो खरीफ, लेट खरीफ जिसको रंगड़ा भी बोलते हैं, और रबी, तीनों टाइम लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उत्तर भारत में खरीफ में लगाते हैं, थोड़ा सा 20-22% लगाते हैं। वो भी राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, हरियाणा में थोड़ा सा लगाना शुरू कर दिया हुआ। अदरवाइज हम जो है रबी उनके सर्दियों में ही लगाते हैं, जो जनवरी में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर साहब, जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी, मैंने आयात निर्यात से की थी, उसका जो संबंध था वो सीधे सीधे हमारी भौगोलिक परिस्थितियों से था कि किस तरह की, आपने बताया मध्य एशिया में काफ़ी उगाया जाता है, यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उगाया लगाया भी नहीं जाता। ऐसी क्या खास बात है एशियन देशों की जिनकी मिट्टी इसको मुफीद गुजरती है, प्याज को भी और लहसुन की भी अगर हम बात करें? दूसरा, स्वाद में फिर क्यों फर्क है? आपस में कंट्राडिक्शन है मेरे सवाल में, लेकिन जुड़े हुए हैं अगर आप देखें तो। ये 2 चीजें होती हैं। अगर आप देखेंगे यूरोप और यूएसए, वो लॉन्ग डे है, वहां पर जो सूरज है सवेरे 4 बजे निकलता है और रात को 9 बजे तक रहता है, वो मतलब 18 घंटे का दिन होता है। इसलिए वहां पर प्याज को कम से कम बहुत बेसिकली जो प्याज है वो लॉन्ग डे है, मतलब 14 से 16 घंटे में आने वाली क्रॉप है। ये तो हमारे किसानों ने उसको पिछले 3-4 हजार साल से लगाते रहे और उन्होंने उसको ऐसा कर दिया कि वो 12 घंटे की सनलाइट में भी, शॉर्ट डे बोलते हैं उसको, 12 घंटे की सनलाइट में आता है। हमारा प्याज खरीफ में तो 3 महीने में, 3-3.5 महीने में तैयार हो जाता है, और सर्दियों में हमारा 4-5 महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन यूरोप और यूएसए में जो प्याज है उसको 6 से लेकर 8 महीने तक लगता है। इसीलिए वो अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो प्याज एक एक किलो का हो जाता है जी जी। और लेकिन हम यहाँ पर अगर 1 किलो का एक प्याज बनाए तो उसको कोई लेगा नहीं जी, तो हमें कम से कम 6-7 प्याज, क्योंकि हम सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में भी खाते हैं, सलाद में भी खाते हैं। लेकिन बाहर लोगों का जो सिस्टम है अलग है, और जो हमारी यहाँ की जमीन है, एक तो गर्मी है जी, जी, और उसमें सल्फर होता है, तो सल्फर के कारण जो है उसकी जो तीखापन, और हमें चाहिए भी तीखापन आता है। जैसे आप फिर जो प्याज काट के अपना तेल में डालते हैं तो हमारा प्याज जो गोल्डन ब्राउन का हो जाता है जी, जी, तो उससे जो ग्रेवी जो है वो अच्छी बनती है। दूसरे वाले प्याज से हमारे, क्योंकि हमें आदत नहीं है उसको खाने की और हमारे काम का वो उतना नहीं रहता। तो डॉक्टर साहब ये भी हमें हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैसे उन्हें ये पता चले कि अब उनको प्याज या जो लहसुन जो खेत में है उन्हें निकाल लेना चाहिए। सही बात है आपकी। कुछ लहसुन की ऐसी किस्में हैं जिनमें गला तोड़ हो जाता है, हम बोलते हैं अंग्रेजी में उसको नेक फॉल, उनके पत्ते खुद ही गिर जाते हैं जी। आप एक दिन जाएंगे खेत में और देखेंगे पत्ते सारे गिर चुके हैं, वो किसी बीमारी के कारण नहीं होता है, उसका जो तना होता है वो सूख जाता है बीच में और सारे पत्ते गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो फसल है वो तैयार है, आप उसको निकाल सकते हैं। कुछ जो ऐसी किस्में होती है जिनमें नेकफॉल नहीं होता है, उनमें क्या होता है जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं, वो पूरे जल जाते हैं, तो आप उनको उस टाइम निकाल सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि या तो वो पीले रंग के हो जाते हैं या बिल्कुल ही वो सूख के, या तो सूख जाएंगे या गिर जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे प्याज के और लहसुन दोनों में पत्ते गिर जाएंगे। नेकफॉल बोलते हैं हम उसको। 50% नेकफॉल हो गया तो आप समझ लो कि आपको पानी बंद करना, पानी नहीं देना है। प्याज या लहसुन को निकालने से 15 दिन पहले आपने पानी बंद कर देना जी, पानी नहीं देना है। ये सहज प्रक्रिया है, ये होती है, यही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पानी देते हैं और फिर उसको निकालते हैं और अगर उसमें पानी रह गया, क्योंकि आपको स्टोरेज करना है उसका, कुछ तो किसान अभी उस टाइम बेच देते, कुछ लोग, क्योंकि ये जो है रबी का प्याज है वो कम से कम 6-7 महीने आप लोग रखते हैं, अगर उसको पानी लग गया तो वो खराब हो सकता है, वो सड़ सकता है। तो इसीलिए लोग चाहते, मतलब 15 दिन पहले हमने पानी बंद कर दिया, निकाला, फिर उसको खेत में रहने दिया ताकि जो उसके पत्ते सूख जाएं। खेत में ही छोड़ के उनको मतलब थोड़ी देर के लिए लगभग कितने दिनों तक छोड़ दें कि वो उनके मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाए? खेत में भी हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा शेड में रख लेते हैं 3-4-5 दिन के लिए, ताकि उसे सीधे धूप में नहीं सुखाना है हमें, नहीं अंदर लाकर कहीं छाया में रखेंगे ताकि उसके पत्ते सूख जाएं और फिर उनको काटना है। मतलब उसका जो गर्दन है कम से कम 2-2.5 सेंटीमीटर जो है उसकी गर्दन काट के रखनी है और उसके बाद रखना है, बहुत नजदीक से नहीं काटना है। जैसे कुछ मैंने देखा किसान एकदम पूरा ही काट देते हैं, मतलब नजदीक से काटते हैं, वैसे नहीं, थोड़ा सा उसका छोड़ देना। ये प्याज और लहसुन दोनों में बता रहे हैं आप? ये प्याज और लहसुन दोनों में ही करने का। लहसुन पर अगर आए डॉक्टर साहब हम, लहसुन के लिए कोई विशेष तरह की शर्तें हैं इस मौसम में लगाने से लेके और उनकी गुड़ाई निराई सब? पहली बात तो चाहे वो लहसुन हो चाहे प्याज हो, पहले आपकी तो किस्म आप कौन सी लगा रहे हो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, किस्म अगर आपको पता है कौन सी लगानी है तो आपका आधे से ज्यादा काम तो हो जाता है जी। जमीन आपकी दोमटी होनी चाहिए, जैसे रेतीली जमीन हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप करनाल या इस एरिया में जैसे हरियाणा में रेतीली जमीनें हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे लहसुन में है, लहसुन में जो कली आप इस्तेमाल करते हैं वो 1 ग्राम से जितनी ऊपर होगी उतना आपका लहसुन जो है मोटा ज्यादा मोटा आएगा। और उसके बाद पानी आप टाइम पे दे दें और जो भी हम बताते हैं NPK जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश इस्तेमाल करना है उसको मतलब जितना हम बोलते हैं कि ऑप्टिमम है, ज्यादा नहीं करने का ज्यादा जरूरत है, वो इस्तेमाल करें तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी आ सकती है, चाहे वो प्याज हो चाहे लहसुन हो। लेकिन किस्म कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्याज और लहसुन में समसामयिक कार्यों पर। डॉक्टर अनिल खार इस वक्त हमारे साथ विषय विशेषज्ञ बतौर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत रहेगा अगर आप हमें कॉल करते हैं। 23421081 हमारे टेलीफोन नंबर है। 011 आपको ज़रूर दबाना अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं। आपका स्वागत है। अभी भी आधे के करीब हमारा पड़ाव बाकी है। रजनी, प्याज पर बात कर रहे हैं, इससे पहले क्यों ना मौसम पर एक ब्रेक लेकर बात कर रहे हैं? जी राजा जी बिल्कुल। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी यूपी और उससे सटे बिहार पर भी बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए आंतरिक तमिलनाडु पर एक हवा का विच्छेदन जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है।
पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। 1 से 3 अप्रैल के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर की तीव्रता कम हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि मौसम पर बात कर रहे हैं रजनी, तो बात एक बार बाजार की भी कर ली जाए। लगे हाथ लेते हैं बाजार भाव। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। सबसे पहले प्याज की बात करें। 20 रुपए प्रति किलो ये थोक बाजार में उपलब्ध है बिक्री के लिए। गाजर 30 रुपए प्रति किलो। खीरा जो कि गर्मी की उपयुक्त फसल होने जा रहा है, काफी उपयोगी साबित होने जा रहा है लू के दिनों में भी, 30 रुपए प्रति किलो की दर से आप इसे खरीद सकते हैं। फूल गोभी 40 रुपए प्रति किलो। पत्ता गोभी 25 रुपए प्रति किलो आप खरीद सकते हैं और बैगन 35 रुपए प्रति किलो आप खरीद सकते हैं। फलों पर अगर बात करें रजनी, तो सेब 110 रुपए के साथ शीर्ष पर है। अंगूर 80 रुपए प्रति किलो। नारियल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 30 रुपए प्रति किलो इसकी दर रहेगी, जिससे आप इसे थोक बाजार में खरीद सकते हैं। आम जो कि गर्मियों का राजा भी कहा जाता है फलों के लिहाज से अगर देखें तो 70 रुपए प्रति किलो की दर से बिकने जा रहा है। संतरा 60 रुपए प्रति किलो और पपीता 50 रुपए प्रति किलो। ये थे बाजार भाव पर आज के हमारे रुझान। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। डॉक्टर साहब, पानी की क्या जरूरतें रहती हैं इसमें, प्याज और लहसुन दोनों के मामले में? अगर पानी और लहसुन क्योंकि शैलो रूटेड क्रॉप बोलते हैं, शैलो रूटेड क्रॉप है, इनमें जो जड़ें होती हैं बहुत नीचे नहीं जाती हैं 3-4 सेंटीमीटर, तो आप पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है प्याज और लहसुन दोनों में ही। सर्दियों में आप 15 दिन में पानी आप दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको 7 दिन में पानी एक बार देना ही पड़ता है। और क्योंकि लहसुन तो अब निकल ही गया है, खासकर आपको प्याज का ध्यान रखना पड़ता है, या अगर आपने इस टाइम प्याज लगाया हुआ सीड प्रोडक्शन के लिए तो उसमें आपको पानी देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि लहसुन अब निकल चुका है, खेतों से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे में उसके स्टोरेज के लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, खास करके इस मौसम में जो लहसुन आते हैं वो अक्सर कर हम देखते हैं कि जब उन्हें हम रख देते हैं तो वो सूख जाते हैं और उनकी जो कलियां हैं वो बहुत कमजोर सी और पतली सी हो जाती हैं और वो सड़ जाती हैं। तो ऐसे में किसान भाई किस बातों का ध्यान रखें कि निकालने के बाद उनको किस तरह से स्टोरेज में हम उसको सही तरीके से रखें कि वो सड़े ना? पहली बात यह कि जो बताया था पहले कि जब आप निकालते हो, जब आप लहसुन निकालते हैं तो लहसुन जब निकालने के टाइम पे पानी आप 15 दिन पहले बंद कर दीजिए जी। जो आपका लहसुन सड़ता है वो इसी कारण सड़ता है कि उसको पानी लगा होता है या उसमें बीमारी होती है कोई, जिसके कारण वो। और उसके बाद जब आपने वो खेत से निकाला, एक जगह सारा इकट्ठा करके उसको सुखा दिया, उसके आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप उसके पत्ते ना ही काटें। अगर आपको ज्यादा देर रखना है, आप उन पत्तों को वैसे के वैसे रहने दो, जैसे आप मतलब लेडीज जो है अपनी चोटी बांधते हैं वैसे ही उसके जो पौधे पत्ते हैं उनकी चोटी बांध के लटका दे। जी। अगर वो उसको लटका देते हैं तो लहसुन आपका खराब नहीं होता। और डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि लहसुन जो है उनके बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत बनते हैं जी। जैसे हम बात करें मूल्य संवर्धन की, तो उसमें क्या कुछ कर सकते हैं किसान भाई? लहसुन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा भी बढ़े। जी। एक तो लहसुन का पेस्ट बनाया जाता है, प्याज लहसुन का पेस्ट, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया जाता है। दूसरा जो है लहसुन का पाउडर बनाया जाता है जी। और उसके अलावा एक नया कंसेप्ट आया हुआ ब्लैक गार्लिक का, कि आप लहसुन को थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, काला कर देते हैं जी, उसके कारण जो है उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो बढ़ जाती हैं। ये उनकी जो बड़ी कंपनीज है कुछ लहसुन का तेल निकालते हैं। लहसुन का जो गार्लिक ऑयल होता है वो बड़े बड़े होटल में जो शेफ होते हैं उसको
टेस्ट के लिए, उसके फ्लेवर के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे एक छोटे लेवल पे, मतलब जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, MSME टाइप की है, उसमें आप इसको प्याज, लहसुन और अदरक की चटनी बना के या सिरके में डाल के या सीधे लहसुन के कलियां लेकर उनके बना के आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हैं और आज चूंकि 1 अप्रैल है, आज हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, आज इसका फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर डॉक्टर AK सिंह आप ही के यहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं एक छोटे से वक्तव्य के साथ। स्थापना दिवस पर ये विशेष वक्तव्य हम आपको सुनवाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे यहाँ पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच प्रोफेसर RV सिंह, पद्म भूषण से सम्मानित और कृषि के क्षेत्र में, शोध में, शिक्षा में, मानव संसाधन विकास में, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों से राष्ट्रीय कृषि को जोड़ने में जो योगदान है वो अभूतपूर्व है और अतुलनीय है। इस संस्थान के निदेशक के रूप में डॉक्टर साहब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की थीं, जिसमें इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय फाइटोट्रान सुविधा और करनाल में जापानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट उस समय लगाया गया था 1995 में, आज भी वो प्लांट काम कर रहा है और करनाल स्टेशन के नाते संस्थान का नाम पूरे देश में बीज की गुणवत्ता की वजह से फैला हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य था और रिसर्च फार्म के अंदर मॉडर्नाइजेशन का और नियमितता को लेकर के, पंक्चुअलिटी को लेकर के आज भी उनको याद किया जाता है। कृषक सहभागिता बीज उत्पादन का कार्यक्रम जो है डॉक्टर पाटिल ने बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया था और आज सर हमें बताते हुए आपको ये खुशी हो रही है कि संस्थान के द्वारा नई दिल्ली केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष करीब 7 करोड़ रुपए का बीज हम कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रमों के तहत पैदा करके किसानों को गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। और इसके साथ ही आपने जो कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिल करके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो टेक्नोलॉजी है उसको देश के कोने कोने में ले जाने का जो बीड़ा उठाया था ICR के, और हमारे लिए धन कुबेर हैं। कल शाम को 6:30 बजे जब सब कुछ बंद हो गया था सब तरफ, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास 5 करोड़ 40 लाख रुपए है, आपको मैं दे रहा हूँ, इसको यूज करना है आपको। तो डॉक्टर यादव, और निश्चित रूप से इसमें जो वरदहस्त था वो DG साहब का था पीछे से, तो वो पैसा मिला हम लोगों को शाम को। और मैं विशेष रूप से अपने कंट्रोलर श्रीनिवासन जी का हार्दिक अभिनंदन और बधाई करता हूं, हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि सुबह 4 बजे उन्होंने हमको मैसेज किया कि हम लोगों ने 100% कैपिटल का पैसा, 100% एलोकेशन सारा खत्म कर लिया है, 99.8% यूनिफाइड बजट का भी हमने खत्म कर दिया है और कुछ हमारे पास सब बचा नहीं है। तो ये पूरी रात इस काम में लगे रहे, तब जाकर के हम लोगों को ये सफलता मिली। इसके साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ मिसेज रेणु सिंह का। मिसेज महापात्रा को भी आना था, वो आ नहीं पाई, और इन दोनों लोगों ने मिल करके जो पूसा इंस्टीट्यूट लेडीज एसोसिएशन है, पीला के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो तैयारी की है, जितनी लगन के साथ मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे लोग समय देते हैं, घर कभी रात के 9 बजे से पहले नहीं आते हैं। इतनी तल्लीनता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी करना पूरी पीला टीम के सभी सदस्यों और इन 2 लोगों का विशेष रूप से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इस हाल में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि शाम को 6 बजे, वैसे 5 बजे का समय दिया गया है, लेकिन 6 बजे से हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे, उसके पहले तैयारी होगी। जितने लोग उपस्थित हैं भारी संख्या में आएँ और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, सांस्कृतिक संध्या का आनंद ले। यह हम लोगों को बहुत प्रसन्नता की बात होगी। हमारे बीच में श्री राजू बारवाले जी हैं, जो कि सीड इंडस्ट्री के डॉयन हैं, और पूसा का रिश्ता इस परिवार से बहुत पुराना है। उतना पुराना है जितना पूसा सावनी भिंडी की वैरायटी। वो समय था जब सीनियर बारवाले साहब ने उस किस्म को साइकिल के ऊपर रख करके उसका बीज बेचना शुरू किया था। 1.5 फुट पानी की गहराई में सिंघाड़े की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इनका इनोवेशन था। और अवार्ड ICR के द्वारा इस बार मिला, और कुल मिलाकर के 35 फसलों की नई किस्मों का विकास किया गया, जिसमें से 12 किस्में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। उसमें से 2 हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती राइस वैरायटीज हैं, जिनके लिए
निजी क्षेत्र के संस्थानों में बहुत ही लगाव है और बहुत सारे लोग हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि कितना जल्दी हम लोग इसको कमर्शलाइज करें। इसी तरह से फल फूल और सब्जियों में करीब 40 से अधिक किस्में विकसित की गई। पूसा डिकम्पोजर जो एक फंगल कंसोर्शियम का विकास संस्थान के द्वारा किया गया है, उसको निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता के साथ यूपीएल के साथ मिलकर के हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर करीब 5 लाख एकड़ में इसका छिड़काव किया गया, जिसमें कि छिड़काव करने वाली मशीन और धान काटने वाली कंबाइन को जियो टैगिंग की गई थी। जहाँ जहाँ कंबाइन जाता था उसके पीछे पीछे स्प्रेयर जाता था और इन खेतों में बहुत ही आशातीत परिणाम आए हैं। इसको और बड़े पैमाने पर हम लोग लेकर के जाएंगे। बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीज उत्पादन की क्षमता का विकास बहुत बड़े पैमाने पर हमें करना होगा। अभी हम कुल मिलाकर के 15-20 हज़ार क्विंटल बीज पैदा कर पाते हैं, इसको हमें 3 लाख 4 लाख क्विंटल ले जाना पड़ेगा, जैसा डॉक्टर पाटिल ने अपने संस्थान में किया है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हार्दिक बधाई देता हूं एवं उनका अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। पूसा संस्थान के स्थापना दिवस पर अभी आपने वहां के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से ये 2 शब्द सुने। अब आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत, सभी श्रोताओं का स्वागत। बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना है कि हम प्याज और लहसुन दोनों के भंडारण के विषय में आपसे एक संक्षिप्त सवाल पूछ सकें। जैसे हमने पहले बात की थी लहसुन के बारे में, वैसे मैं प्याज के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे अप्रैल या मई में जब आप निकालेंगे प्याज तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे। प्याज का भी वैसा है कि जब आपने काटा और जब आपने निकाला उसको कहीं शेड में रखना है 4-5 दिन के, ताकि उसके पत्ते जितने भी हैं वो सूख जाएं। सूखने के बाद उनको काटना जरूर। जैसे मैंने लहसुन में बोला कि आप उसको पत्ते के साथ ही रखो, इसमें आपको पत्ते काटने हैं। 2 से 2.5 सेंटीमीटर का उसका तना रहने देना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप उसका भंडारण करते हैं, भंडारण कैसे कर रहे हैं। जैसे पहले और पानीपत टाइप का स्टोरेज स्ट्रक्चर बताया जाता है कि भाई, लेकिन जो आजकल का स्टोरेज स्ट्रक्चर है वहां पर जो बनाते हैं, जो घर जैसा बनाते हैं आप, वो कम से कम 3 या 4 फीट जमीन से ऊपर होना चाहिए। नीचे आप उसमें बूढ़ा बांस डाल सकते हैं और बांस के बीच में आप डिस्टेंस रख सकते हैं ताकि हवा आ सके। उस कमरे के या उस घर जो भी आप स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें भी बांस चारों साइड से लगा सकते हैं और ऊपर छत डाल सकते हैं। लेकिन बांस आपने ऐसा डालना है कि भाई 2 बांसों के बीच में भी आपके डिस्टेंस रहे, ताकि उसमें पानी हवा ऊपर से भी आए और नीचे से भी आए। उसके चारों साइड पानी कहीं नहीं होना चाहिए, ना कोई खरपतवार होना चाहिए। मेन आपका ये है कि उसमें हवा आती रहे और जो आप प्याज रखें 5, 5.5 या 6 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा रखते हैं उसमें तो उसमें जो नीचे वाला प्याज है उसमें प्रेशर पड़ता है और उसमें सड़न शुरू हो जाती है। और हर महीने आपको उसको थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि उसमें जो हवा है वो घुसती रहे। और उसकी दूसरी बात यह है कि आप कौन से इस्तेमाल करते हो वैरायटी, क्योंकि कुछ वैरायटीज होती हैं, कुछ किस्में ऐसी होती है जो बहुत अच्छी भंडारण क्षमता वाले होती हैं और कुछ किस्में होती हैं जिनमें भंडारण क्षमता अच्छी नहीं होती। मतलब कि हर तरीके से बस प्याज को नमी से बचाना है। नमी से बचाना। डॉक्टर साहब, काफी बिंदुओं पर हमने यहाँ चर्चा की। प्याज और लहसुन के लगभग कई आयामों को हमने छूने की कोशिश की इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल तो हमारे पास इत्तेफाक से नहीं आई, लेकिन जानकारी जरूर पहुंची होगी हमारे किसानों तक, हमारे गृहस्थों तक। दीजिए फिलहाल रजत और रजनी को ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की इजाजत, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कल के हमारे कार्यक्रम में फसल के रंग किसान के संग सेगमेंट प्रस्तुत होगा, जिसमें हम आपकी बातचीत कराएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान श्री सेठपाल से एक संक्षिप्त बातचीत। फिलहाल हम चाहेंगे आपसे इजाजत, दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।